हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जो आप देखते हैं दोस्तों कि 2026 में जो आप जनवरी में 2026 जनवरी में यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आयोग द्वारा जैसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चली रही है उसी में आज की वीडियो जो 2019 हिंदी की प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2019 में जो यूपी टेट का पेपर बना था उसमें हम हिंदी पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे दोस्तों जो हिंदी पोर्शन होता है 31 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में वो हिंदी से रिलेटिव होते हैं। इसी पूरे 31 से 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे, इनका लेवल क्या था और आगामी एग्जाम में ये बहुत मददगार आज की वीडियो होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न व्याकरण से संबंधित था कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। आपको बता दें दोस्तों हिंदी में जो कारक होते हैं पूरे 8 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिए यहीं पे। और घोंसले में चिड़िया है, ठीक ना, जहां कहीं भी ए आपका चिन्ह आए ना, में आए या पर आए, ठीक ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है अधिकरण कारक। क्या होता है दोस्तों, में या पर का जो चिन्ह होता है वो अधिकरण का होता है। यही जो होता है घोंसले में है या घोंसले पर है ए भी रहती तो आपका अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही कारक सही चिन्ह हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संबंध का होता है का के की अपादान का से अलग होने के भाव में होता है। सब चीज़ों को ध्यान देखते रहेंगे। घोंसले में चिड़िया है तो मतलब यहाँ पे कौन सा कारक होगा, में या पर आए तो अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका 32 और 33 क्वेश्चन एक गद्य से है और ये पूरा लंबा सा गद्यांश है। ठीक है, आपको पढ़ना होता है और इसी गद्यांश से वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको यही प्रश्न बताना होता है। चलिए आपको प्रश्न दिखाता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो सारे वाद कहां पे सीमित हैं ये बताना है दोस्तों। संसार के सारे वाद विवाद कहां पे सीमित हैं आप इसको पढ़िएगा और देखिए ऊपर वाले लाइन में आपको मिल जाएगा यही इस वाद की विशेषता है। यहां पे देखिए यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं यह प्राय कहां पे दोस्तों, यह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। कहां पे दोस्तों सीमित हो चुके हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। ऑप्शन देखिए और इसी में मिल जाएगा धर्म तक सीमित है कि सांप्रदायिकता तक है कि राजनीतिक क्षेत्र तक है कि आत्मा तक है। बिना किसी से पूछे थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएंगे और इसका ऑप्शन आपको निकल कर आ जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद कहां सीमित हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र तक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है यही आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जब भी आप देखेंगे देखिएगा यहां पे देखिए गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। ठीक ना, ये पॉइंट देखिए, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर कर लिया है जिससे आप लोग आसानी से देख लेंगे, ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का क्या मिलता है दोस्तों, समन्वय मिलता है गांधीवाद में। ऑप्शन अब आपके सामने है, देखिए राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकताओं को कि जनसेवा और अध्यात्म को कि राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। आपको पता है दोस्तों उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि आप लोग पैराग्राफ में देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन प्रश्न है कि कनुप्रिया के रचनाकार क्या कौन है यही बताना है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है कि आपका राघव राघव है कि आपका धर्मवीर भारती हैं कि भगवती चरण शर्मा है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे कि आप लोग कनुप्रिया क्या है, तो कनुप्रिया एक क्या है दोस्तों, खंडकाव्य है। क्या है, खंडकाव्य, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, ये भी ऐसा प्रश्न बन चुका है कि धर्मवीर भारती का निम्न में से खंडकाव्य कौन है और उसमें ऑप्शन रहा है कनुप्रिया, इसको याद रखेंगे। और इसका जो प्रथम संस्करण बात करें दोस्तों, प्रथम संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है, फिर इसके बाद आता है दीर्घ स्वर और उसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वर कौन है यही बताना है दोस्तों। तो प्लुप्त स्वर वे स्वर कहे जाते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, 2 गुना समय लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। 3 गुना समय लगेगा तो उसको प्लुप्त स्वर बोलेंगे। और प्लुप्त स्वर कौन है दोस्तों, ओम में प्लुप्त स्वर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
राम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो राम आम खाता है में आपका कृतवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि उभयवाच्य है, आप इसको देखेंगे। जहां कहीं भी राम आम खा रहा है मतलब वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है दोस्तों, और इसमें क्या आएगा, कृतवाच्य आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना है। सलेस अलंकार है कि रूपक है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पानी शब्द है ना, पानी शब्द है ना, ये देखिए पानी शब्द है ना, इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखिएगा पानी का मतलब कहीं पे इज्जत है, ठीक ना, और कहीं पे दोस्तों क्या है आपका जल है, और कहीं पे आप इसी पानी का मतलब कहीं पे चमक भी है। तो याद रखिएगा जो वर्ण या शब्द एक ही बार आए और उसकी जो वर्ण एक ही बार आए और उसकी आवृत्ति कई बार, उसके अर्थ जो हो अलग अलग हों दोस्तों, ऐसे देखिएगा उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे सलेस अलंकार होता है। सलेस अलंकार का जो डेफिनेशन होता है ना, यही होता है कि जो वर्ण एक ही बार आए या शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हों, तो उसको हम सलेस अलंकार बोलते हैं। पानी एक बार आए लेकिन पानी का कहीं पे इज्जत अर्थ है, कहीं जल है, कहीं चमक है, इसलिए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो सलेस अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलेस अलंकार का यह बहुत बढ़िया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बहुत एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण में हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यही आपको बताना है दोस्तों। ए शुद्ध है आपका कि ए शुद्ध है कि आपका ए शुद्ध है कि ए शुद्ध है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, ये अंक ऐसे नहीं लिखा जाता है, कहीं भी आप देखे होंगे अंक को ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चाँद जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, चाँद शब्द यह शुद्ध होता है। आप देखिए जो अंगना होता है ना दोस्तों, अंगना ऐसे नहीं लिखा जाता, यह जो लिखा जाता है अगना लिखा जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो आँख होता है ना दोस्तों, आँख को आप देखिएगा आँख ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊपर जो होता है ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, यही आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो आपका शुद्ध शब्द है ना दोस्तों, याद रखेंगे वो अंगना है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब आपका शुद्ध है लेकिन अंगना जो होता है ना, सॉरी इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यही बताना है दोस्तों। सन्निधि की वर्तनी बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं सन्निधि कैसे लिखी जाती है, ऐसे आप लोग इसको देखेंगे। सन्निधि का सही उच्चारण, सही वर्तनी ए होता है, और जिसमें आपको मिल जाए ना वही आपका सही हो जाएगा। आधान आधान आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, यही आपको बताना है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसमें होता क्या एक्चुअली, जब बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो उस समस्या का हम पता लगाते हैं, और पता लगा के उसको हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है दोस्तों, यही होता है कि इसमें बच्चा जो होता है ना, जो चीज़ों से, जो समस्या से जूझ रहा होता है, उसको समस्या का हम निर्धारण करके और उसको हल ढूंढते हैं, और बच्चे को उससे हम कार्य दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, ठीक ना। तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, कि समय व अवधि पर, कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर, कि समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर, याद रखिएगा सही पहचान करेंगे तभी हम उपचारात्मक शिक्षण उसे दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक दोस्तों आपका पद लिखा है और कह रहा है कि इस पद से 41 और 42 के सही विकल्पों को छांटना है, और ये वर्दंत की, पगंती दुतकली, कूदकली, अपराधर पल्लव लोचन की, और चपला चमके घन बीज जगह छवि मोती माल अमोलन की, और घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, और नीव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की, ठीक ना। तो इसी को देखकर बताना है कि इस पदांश में कौन सा रस है। तो दोस्तों बता दें, इस पदांश में बालक के मनोहर छवि का वर्णन किया गया है, आप इसको देखेंगे। और यह रचना किसकी है, आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न तो यही बन गया है कि रचना किसकी है, तो यह रचना जो है वह दोस्तों तुलसी की है, आप इसको ध्यान देखेंगे। यह तुलसीदास की रचना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बालक के मनोहर छवि का वर्णन किया गया है, और इसमें जो रस है दोस्तों वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपयुक्त पद जो है दोस्तों, याद रखेंगे उपयुक्त पद किस कवि का है, कबीर का है, सूरदास का है, जायसी का है, तुलसीदास का है। आशा करते हैं केवल पढ़ के आप बता दिए होंगे कि यह जो पद है ना वह तुलसीदास जी का है। आगे देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, यही आपको बताना है दोस्तों। 43 नंबर का बात देखेंगे, ये देखिएगा जो आपका ए वाला श होता है ना, ए वाला श होता है ना, इसका उच्चारण स्थान जो होता है ना दोस्तों वह मूर्धन्य होता है। क्या होता है दोस्तों, मूर्धन्य होता है, इसलिए तो गलत हो गया। अब देखिएगा इस स का आप बात करिएगा, इस स का उच्चारण स्थान
दंत होता है, ठीक ना, दंत होता है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, ठीक है। और इस वाला स का उच्चारण स्थान ए नहीं होता है दोस्तों, इस वाला स का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालव्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसका भी जो उच्चारण स्थान च होता है ना, इसका भी उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तालव्य होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यही आपको बताना है दोस्तों। विसर्ग कंठ ध्वनिया है, बिल्कुल दोस्तों जो विसर्ग होता है कंठ ध्वनिया होती है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में आज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, आज्ञा को कहीं कहीं हम ज के रूप में भी पढ़ते हैं, और आपको पता भी है कि यह संयुक्त व्यंजन है और इसका जो बना है ज और यहाँ से बना है, तो ये बिल्कुल ये भी बात जो कर रहा है सही कर रहा है। यहाँ देखिए छत्री संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, स्र हो गया, सभी संयुक्त व्यंजन है, आपको पता भी है। तो याद रखिएगा कौन आपका अशुद्ध है, तो यही आपका शुद्ध है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। आपको पता है कि जो अल्प प्राण होता है ना, अल्प प्राण होता है वह 1, 3, 5 जो आपका वर्ग हैं उनको बोलते हैं, और महाप्राण जो होता है 2, 4 जो होते हैं, जैसे कि आप लोग क ख में देखिएगा आपका ख हो गया और इसके बाद आपका घ हो गया, ये आपके क्या है, महाप्राण है। और महाप्राण ध्वनियों का एक साथ 2 महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण करना कठिन होता है, दुर्लभ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 45 नंबर की बात कर रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यही बताना है दोस्तों। मेरे लड़के ने मतलब कि एक लड़के की बात कर रहा है, एक वचन हो गया, सही है, करता है, बिल्कुल सही है, पुल्लिंग का भाव है, ये भी सही है। याद रखिएगा मेरे लड़के ने मतलब एक लड़के की बात कर रहा है, लड़कों की बात नहीं किया है, ठीक ना। और मेरे लड़के की बात कर रहा है और निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो यह बहुवचन है दोस्तों। यही विकल्प क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, सभी चीजें सही है, ये अशुद्ध है, इसलिए इसको आप सही मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव है, यही आपको बताना है दोस्तों। तद्भव आपको बताना है कि इनमें से कौन तद्भव है। आपका नाथ तद्भव है कि आपका खेत है कि आपका त्रिकुटी है कि प्रभु है, ये भी आपका तत्सम है। त्रिकुटी भी तत्सम है और आपका नाथ भी तत्सम है, लेकिन खेत क्या है दोस्तों, खेत जो है आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम रूप होता है ना, खेत का तत्सम रूप होता है ना, वो क्षेत्र होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द को छांटना है, ठीक ना। पतलूम है कि लाश है कि धड़ाम है कि औरत है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो धड़ाम होता है ना, वह व्यक्ति धड़ाम से गिर गया, यह देशज शब्द है, याद रखें यह देशी शब्द है। इसका जो उत्पत्ति हुई है ना, एक निजी भाषा से हुई है, यह देशज शब्द है, इस बात को याद रखेंगे, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे पतलूम की, तो दोस्तों आपको पता है पतलूम जो है ना अंग्रेजी शब्द है। कौन सा दोस्त है दोस्तों, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। आपका लाश की बात करें तो लाश आपका तुर्की शब्द है, कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। औरत की बात करें तो औरत आपका अरबी शब्द है। सबको आप ध्यान रखेंगे, औरत अरबी हो गई, लाश जो तुर्की शब्द हो गया, पतलूम जो हो गया अंग्रेजी हो गया, और मेरा करेक्ट आंसर जो पूछा है कि देशज शब्द कौन है, तो धड़ाम जो है ना दोस्तों वह देशज शब्द है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे छबुंदर के सिर पर चमेली का तेल, अर्थ क्या होगा दोस्तों, जिसको छबुंदर या छछुंदर भी बोलते हैं। तो छछुंदर के सर पर चमेली का तेल मतलब कि शोभा न देना, ऐसे भाव में इसका अर्थ आता है। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऐसा कुछ नहीं है। मिथ्या आडंबर, ये भी नहीं होगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच करना। ऑप्शन नंबर 3 जो अर्थ कर रहा है ना, इसके भाव से मिलता हुआ अर्थ कर रहा है कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का मतलब कुछ मतलब नहीं है छछुंदर के तेल सिर पर चमेली का तेल रखने का, ठीक ना। तो याद रखेंगे अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे दीजिएगा तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात कर रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद जब आप करिएगा तो ऋग्वेद जो होगा ना, ऋग आपका ऋक धन के वेद में टूटता है, और आपको पता है कि इसमें कौन सी संधि होती है, बहुत चर्चित है, बहुत बार पूछता है। इसमें आपका व्यंजन संधि, अगर ये भी पूछे तो आप बताइएगा व्यंजन संधि, और ऋक धन वेद में टूटेगा, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा, यही बताइएगा दोस्तों। आप बीती सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे। और आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती है, ठीक ना, आप पर बीती है, ठीक ना। और याद रखिएगा आपको पता है कि आप पर बीती है, जहां कहीं भी दोस्तों विभक्ति का लोप होता है ना, यहाँ पे में अपर विभक्ति आ रही है ना, जहां कहीं विभक्ति का लोप होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है।
होता है कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता पाई जाती है, द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, ठीक ना। सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, यही आपको बताना है कि जो प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, उद्देश्य है कि नहीं है, हेतु है कि नहीं है, लक्ष्य है कि नहीं है, नियोजन है कि नहीं है। याद रखेंगे प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपका उद्देश्य भी होता है, हेतु भी होता है, लक्ष्य भी होता है, प्रयोजन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं है। आपको बता दें नियोजन जो होता है ना दोस्तों, नियोजन का मतलब होता है कि योजना बनाना। नियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, ये बात याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है योजना बनाना। क्या होता है दोस्तों, योजना बनाना होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, इस बात को आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप लाइक करते हैं तो मुझे 1000 वीडियो को बनाने में मन लगता है और अंतर से जो आपको मोटिवेशन या अंतः प्रेरणा अभिप्रेरणा मिलती है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर की बात करेंगे कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है। ऋजु का विलोम जो होता है वक्र होता है, इस ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋजु का जो विलोम होता है वक्र होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो आपका निर्देश जो है वह शुद्ध है, यही आपको बताना है कि कौन सा जो निर्देश है वह शुद्ध है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला कह रहा है 26 पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल दोस्तों यह संख्यावाची है, पूर्णांक बोधक है, भी बात सही है। दूसरा पहला के बाद दूसरा आता है, इसको क्रमवाचक बोलते हैं, भी बात सही है। ढाई, ढाई जो होता है अपूर्णांक बोधक होता है, ठीक है, पूर्णांक नहीं होता है, ढाई ऐसे लिखते हैं और यह अपूर्णांक बोधक होता है, भी बात सही है। वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, याद रखिएगा वह नौकर है न, ऐसा आपको कह रहा है तो इसमें सर्वनामिक विशेषण या संकेत की बात कही जा रही है कि वह नौकर है। संकेतात्मक विशेषण या आपका सर्वनामिक विशेषण हो सकता है, इसलिए इसमें क्या है अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखेंगे। वह नौकर है मतलब ये क्या है दोस्तों, ये सर्वनामिक विशेषण है, या तो संकेत कहा जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि वह नौकर है, संकेत इशारा किया जा रहा है, ठीक है। ये सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, आपका इनकरेक्ट यही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, यही बताना है दोस्तों। आप भला तो सब भला संबंधवाचक है दोस्तों, कि आपका अनिश्चयवाचक है दोस्तों, कि निजवाचक है दोस्तों, कि प्रश्नवाचक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि आप भला तो सब भला मतलब इसमें क्या दोस्तों, आपके बारे में कह रहा है, एक निश्चित व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला मतलब ये जो आपका वाक्य है ना, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यही बताना है। संतान आपका पुल्लिंग है दोस्तों, ये संतान आपका पुल्लिंग है, कि कढ़ी है, कि चील है, कि सरसों है, ठीक ना। सरसों जो होती है ना, फसलें जो होती हैं, सरसों की जो फसलों का एक प्रावधान होता है ना, यह आपका स्त्रीलिंग में आती है, ठीक ना। सरसों आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चील उड़ रही है, ठीक ना, ये भी आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। कढ़ी अच्छी बनी है, ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लेकिन जो संतान है ना दोस्तों, यह संतान जो होता है ना, यह वास्तव तो देखें ना दोस्तों, तो यह उभयलिंगी है। क्या दोस्तों, उभयलिंगी है। संतान की बात कही गई है ना, तो संतान में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा बहुत जगह इसका वर्णन है कि संतान को आप पुल्लिंग माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोग ने भी इसको आंसर माना था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, सबसे पहले मैं बता दूं इनकी एक रचना थी जिसका नाम है मधुशाला, ठीक है। मधुशाला 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर इसके बाद इनकी एक रचना आती है मधुबाला, ठीक ना। मधुबाला का जो प्रकाशन वर्ष है इनका याद रखेंगे 1936 है। ठीक, इसके बाद आती है मधु कलश, क्या आती है दोस्तों, मधु कलश इनकी आती है 1937 में, ठीक है। फिर इसके बाद आती है निशा निमंत्रण, और निशा निमंत्रण आती है 1938 में। तो याद रखेंगे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा, याद रखेंगे। ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचनाओं के वर्ष के आधार पर प्रथम वर्ष में यह हुआ, फिर सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, फोर्थ में हुआ, इसी क्रम में बढ़ती गई है, ठीक है। आगे देखते हैं सुमिलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए, यही आपको मिलान करना है दोस्तों। क्या मिलान करना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आपको बताना है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1910 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, सॉरी 1910 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे 1910 में
हुआ था। आगे देखेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक ना, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है वो 1893 में हुई थी, और राष्ट्रभाषा प्रचार समृद्धि वर्धा जो हुई थी 1918 में हुई थी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहले के साथ आप जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? तो सी के साथ गए हैं, फिर इसके बाद हम ए के साथ गए हैं, फिर इसके बाद बी के साथ गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तुलसीदास के रचनाकार कौन है। याद रखेंगे तुलसीदास स्वयं के कवि भी हैं, ठीक है, आपको पता भी है, रामचरितमानस का रचयिता भी हैं, आपको ऐसे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यही कहा है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशवदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखेंगे तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किनकी रचना है दोस्तों? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है। यही बताना है दोस्तों। उषा प्रियवंदा की है, कि आपका प्रभा खेतान की है, कि मन्नू भंडारी की है, कि सुषमा द्विवेदी की है। तो अन्य से अनन्य आत्मकथा है जो किसकी है दोस्तों? ये प्रभा खेतान की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। याद रखेंगे, मैं बता दूं यह रचना है, किनकी रचना है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह रचना जो है ना, रविदास जी की है, रविदास जी की है। इसको याद रखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो दोस्तों क्या है? रचना है। और ऐसे भी अगर देखें तो यह ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? तो ललित निबंध है, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। और यह जो रचना का भाग है ना दोस्तों, इनकी एक रचना है रविदास जी की, जो पद से लिया गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको याद रखेंगे। सब चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों ने 2019 का जो आपका यूपी टेट प्रीवियस ईयर का हिंदी पोर्शन को देखें, कैसी रही आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए एफशेक एकेडमी। धन्यवाद।